हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बाल मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्नों को फिर से आपके सामने लेकर हाजिर हुई हूँ और यह जो है पार्ट 2 है, यानी बाल मनोविज्ञान से संबंधित आज की जो यह क्लास है, आज की जो यह वीडियो है, यह दूसरी वीडियो है, दूसरी क्लास है। इससे रिलेटेड एक वीडियो जो है अपलोड किया जा चुका है। तो जिन दोस्तों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो वह जो है बेहतर स्कोर करने के इसका पार्ट 1 ज़रूर देख लें, क्योंकि 30 नंबर का प्रश्न जो है हर टेट एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वह एस टेट हो, सी टेट हो, यूपी टेट हो या बी टेट हो, यानी किसी भी प्रदेश का टेट हो, तो उसमें 30 नंबर यानी 30 मार्क्स का प्रश्न जो है पूछा ही जाता है आपका बाल मनोविज्ञान से। तो बाल मनोविज्ञान में बेहतर स्कोर करने के लिए आप लोग जो इसके सभी प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो आइए हम लोग इसके पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है दोस्तों कि कक्षा में श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी है। तो कक्षा में श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी क्या है दोस्तों? शांति में आवेशित कक्षा, या फिर कक्षा में शांतिपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया, या कक्षा में अपेक्षित सहभागिता, या शिक्षक छात्रों का आक्रामक व्यवहार। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कि श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी है आपका कक्षा में शांतिपूर्ण शिक्षण की प्रक्रिया। मीन्स कि कक्ष जब चले तो वहाँ शांतिपूर्ण प्रक्रिया से शिक्षण कार्य को संपन्न किया जाए, यानी कि शिक्षक शांतिपूर्ण ढंग से पढ़ाए और बच्चे जो है उसे ध्यान से बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से सुने। तो यही जो है कक्षा में श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी मानी जाती है। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था किस आयु वर्ग तक की गई है दोस्तों? 11 वर्ष यानी 6 से 11 वर्ष की आयु, या 9 से 14 वर्ष की आयु, या 15 से 35 वर्ष की आयु, या कोई आयु सीमा नहीं है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कोई आयु सीमा नहीं है, यानी कि अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत कोई आयु सीमा नहीं रखी गई है, यानी इस शिक्षा के तहत कोई भी आयु वर्ग का व्यक्ति जो है इस शिक्षा में शामिल हो सकता है। तो ये डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि छात्रों में सामाजिक चेतना विकसित की जा सकती है। तो दोस्तों छात्रों में सामाजिक चेतना किस तरह से विकसित की जा सकती है? अध्यापक के भाषण से, या उनके साथ विचार विमर्श करने से, या पसंदीदा पुस्तक पढ़ने से, या समाचार पत्रिका पढ़ने से। तो दोस्तों सामाजिक चेतना जो छात्रों में अगर विकसित करनी है तो उसे जो है समाचार पत्रिका पढ़ने से ही वह विकसित हो सकता है। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा कि सामाजिक चेतना के विकास के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों? तो समाचार पत्रिका का पढ़ना। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि लंबे और कठिन शब्दों का उच्चारण करवाने के लिए आप मीन्स क्या करेंगे? यानी अगर बच्चों को लंबे और कठिन शब्द उच्चारण करवाना है तो अध्यापक क्या कर सकता है? तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऐसे शब्द बार बार बुलवाएंगे, सही है बिल्कुल। शब्दों को खंडों में बांटकर बुलवाएंगे, ये भी बिल्कुल सही है। मिलते जुलते उच्चारण वाले शब्द पहले बुलवाएंगे, तो ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है दोस्तों। ये दोनों बिल्कुल सटीक लग रहा है। तो आपका ए और बी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों जो बाल मनोविज्ञान के जो प्रश्न जितने भी रहते हैं, तो आप इस चीज़ को गौर करना कि जो भी प्रश्न रहते हैं उनके जो ऑप्शंस होते हैं तो उनमें जो डिफरेंसेस है बहुत कम होता है। तो यहीं पर क्या करते हैं स्टूडेंट्स जो गलती कर देते हैं, तो इन ऑप्शंस के बीच जो दूरी कम होती है, इस दूरी कम होने के पॉइंट्स को अगर आप पकड़ लोगे तो आप जो है बेहतर स्कोर एग्ज़ाम में कर लोगे। अब यहीं आप देख लो कि कितना कम डिफरेंसेस है ऑप्शंस के बीच। बस ऐसे ही प्रश्न जो है अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा मिशन की देन है। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की देन क्या है दोस्तों? कोठारी कमेटी, या राधा कृष्णन आयोग, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति,
या मुदालियर आयोग। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की जो देन है आपका, वह है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति। यह जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है आपका राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की देन है। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि कोई छात्र आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं देता है तो आप, तो यानी कि अगर कोई प्रश्न का उत्तर छात्र नहीं देता है शिक्षक का, तो शिक्षक क्या करेंगे, यह पूछा जा रहा है। तो स्वयं बता देंगे, बिल्कुल नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। सहायक पुस्तक से मदद लेने को कहेंगे, हाँ ये कुछ सही हो सकता है। अन्य बच्चों से मदद लेने को कहेंगे, तो ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि अन्य बच्चों की मदद लेने से ये होगा कि एक तो सहयोग की भावना विकसित होगी उनमें, दूसरा जिस बच्चे से पूछा जाएगा उस बच्चे का भी ज्ञान का विकास होगा, और जो बच्चा पूछ रहा है उसे भी जानकारी उस टॉपिक से संबंधित मिल जाएगी। तो यहाँ कई फ़ायदे होते हैं दूसरे बच्चों से, यानी अन्य बच्चों से मदद लेने को कहेंगे। तो इसका सी ऑप्शन ही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि माध्यमिक छात्रों के लिए स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली उपयुक्त है क्योंकि, तो माध्यमिक छात्रों के लिए जो है दोस्तों स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली क्यों उपयुक्त है, तो विद्यालय से दूर नहीं जाना पड़ता है, नकल में सुविधा होती है, कोई मतलब नहीं है दोस्तों, अपने केंद्र पर अनुशासित रहते हैं, दूसरे परीक्षा केंद्र पर छात्र निराश हो जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका विद्यालय से दूर नहीं जाना पड़ता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा कि माध्यमिक छात्रों के लिए जो है स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली इसलिए उपयुक्त है कि उसे विद्यालय से दूर नहीं जाना पड़ता है। तो यह बिल्कुल सटीक आंसर दिखाई पड़ता है इन तीनों ऑप्शंस के अपेक्षा। तो ए ऑप्शन ही आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि कक्षा में अध्यापक को अधिकाधिक प्रश्न पूछने चाहिए क्योंकि, तो कक्षा में अध्यापक को जो है अधिकाधिक प्रश्न क्यों पूछने चाहिए दोस्तों, तो प्रधानाचार्य प्रसन्न होते हैं, कोई मतलब नहीं है, कक्ष में अनुशासन रहता है, हाँ ये थोड़ा ठीक लग रहा है, छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, ये भी सही लग रहा है, शिक्षक को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। तो इसका सबसे सटीक जवाब हो जाएगा दोस्तों छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, क्योंकि जब अध्यापक प्रश्न पूछेंगे बार बार तो छात्रों को क्या है आंसर देने का मौका मिलता है। तो आंसर देने का मौका मिल रहा है मतलब कि अभिव्यक्ति का उनको अवसर मिल रहा है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है दोस्तों। यही मैं बार बार कह रही हूँ कि जो बाल मनोविज्ञान के प्रश्न होते हैं उनके ऑप्शंस में बहुत कम जो है दूरी रहती है। तो आप जितने भी प्रश्न देखो लगभग जो आपको लगेगा कि सब सही होना चाहिए, ये सही होगा, ये सही होगा, ये सही होगा, लेकिन इस कम अंतर के बीच ही जो आपको सही आंसर को पकड़ना है। जैसे आपका ये आंसर हो गया सी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होते हैं तो वे है, तो कौन ऐसा प्रेरक है जो दोस्तों वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होते हैं, तो जन्मजात प्रेरक है, बिल्कुल, प्राकृतिक प्रेरक ये भी सही है, अर्जित प्रेरक ये भी सही है, यानी उपरोक्त सभी, यानी कि जो जन्मजात प्रेरक है, प्राकृतिक प्रेरक है और अर्जित प्रेरक है, ये सभी जो है वातावरण के संपर्क में आने से जो है विकसित होते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि व्याख्यान देते समय कोई उद्दंड छात्र बाधा उत्पन्न करता है तो आप यानी कि शिक्षक क्या करेंगे। तो दोस्तों जब आप पढ़ा रहे हो, किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हो तो कोई उद्दंड छात्र बाधा उत्पन्न करता है, क्योंकि हर क्लास में कुछ ना कुछ उद्दंड छात्र होते ही है। तो उस कंडीशन में शिक्षक क्या करेंगे, तो उसे दंड देंगे, बिल्कुल गलत, ये तो मतलब बिल्कुल करना ही नहीं है। अध्यापक को कक्षा से बाहर निकाल देंगे तो ये भी तो एक दंड का ही रूप हो गया, तो यह भी नहीं करना है।
चुप रहने के लिए कहेंगे तो हाँ चुप रहने के लिए हम लोग कह सकते हैं, किंतु जो उदंड बालक होंगे वह जो है चुप नहीं रहेंगे, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। धैर्यपूर्ण उसकी बात सुनेंगे, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा 100% दोस्तों, कि धैर्यपूर्ण जो है उसकी बात सुनेंगे। तो नियम भी है दोस्तों कि जो सबसे ज़्यादा उदंड, सबसे ज़्यादा शरारती बच्चा होता है उसे क्लास का मॉनिटर बना दीजिए, वो अपने आप ही जो है शांत हो जाएगा, वो उदंडता छोड़ करके दूसरों को शांत करने में लग जाएगा। तो यही नियम यहाँ पर कार्य करना है। इसी नियम के तहत यानी धैर्यपूर्वक जो है उसकी बात सुनेंगे तो वह जो है फिर अपनी उदंडता कम कर देगा। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि बच्चों में व्यक्तिगत शैक्षिक विभिन्नता का प्रमुख कारण है। तो बच्चों में व्यक्तिगत शैक्षिक विभिन्नता का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? वंशानुक्रम, वातावरण या बुद्धि का अंतर या वंशानुक्रम तथा वातावरण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, आपका वंशानुक्रम और वातावरण, यानी जो जन्मजात आप उसके लक्षण हैं और जिस परिवेश में, जिस पर्यावरण में वह रहता है, वह परिवेश और पर्यावरण यानी वातावरण जो है उसकी शैक्षिक विभिन्नता का प्रमुख कारण होगा। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते ही छोटे छोटे प्रश्न पूछता है, तो वह बच्चों को कौन सा परीक्षण कर रहे हैं? यानी कि अध्यापक जब प्रवेश करता है तो कक्षा में, तो वह बच्चों से जो है छोटे छोटे प्रश्न पूछता है, तो वह कौन सा जो है परीक्षण यानी कि कर रहा होता है बच्चों का? तो वो मौखिक परीक्षण कर रहा होता है या लिखित या प्रायोगिक या क्रियात्मक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मौखिक परीक्षण, क्योंकि लिखित परीक्षण से तो कोई मतलब नहीं, मुंह से प्रश्न पूछ रहा है तो बच्चे जो है मुख से ही जवाब देंगे, नहीं मौखिक रूप से ही जवाब देंगे, प्रायोगिक भी नहीं होगा, क्रियात्मक भी नहीं होगा, ये आपका मौखिक ही इसका सटीक जवाब हो जाएगा आपका, यानी ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि अध्यापक छात्रों के व्यक्तिगत विभेद किस प्रकार सर्वोत्तम ढंग से जान सकता है? तो अध्यापक दोस्तों किस तरह से जो है छात्रों के व्यक्तिगत विभेद को जान सकता है? तो निबंध लिखवाकर या वाद विवाद प्रतियोगिता से या परीक्षा परिणाम से या मनोवैज्ञानिक परीक्षण से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मनोवैज्ञानिक परीक्षण से, यानी मनोवैज्ञानिक परीक्षण से जो है अध्यापक जो छात्रों के व्यक्तिगत विभेद को जान सकता है। निबंध लिखवाकर या वाद विवाद या परीक्षा परिणाम इसका सही जवाब नहीं होगा, इसका सटीक जवाब हो जाएगा आपका मनोवैज्ञानिक परीक्षण यानी डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है हमारा कि किस विधि में अध्ययनकर्ता बच्चों या माता पिता या अध्यापक से मिलकर विविध प्रश्न पूछता है? तो दोस्तों किस विधि में अध्ययनकर्ता जो है बच्चों या माता पिता या अभिभावक से जो मिलकर विविध प्रश्न पूछता है? साक्षात्कार विधि में, व्यक्तिगत विधि में, निरीक्षण विधि या प्रयोगात्मक विधि। तो ये तीनों आपका कोई मतलब नहीं है दोस्तों, व्यक्तिगत विधि या निरीक्षण विधि या प्रयोगात्मक विधि, क्योंकि व्यक्तिगत विधि का तो कोई मतलब नहीं, यहाँ बच्चे, माता पिता, अध्यापक सबसे मिलकर के प्रश्न पूछा जा रहा, तो व्यक्तिगत का भी नहीं होगा, निरीक्षण का भी नहीं होगा, कि निरीक्षण तो मान लीजिए एक बच्चे का किया जा सकता है, उसके परिवार या अध्यापक का नहीं। आप वहीं प्रयोगात्मक भी आपका सही नहीं लग रहा है, तो आपका ए ऑप्शन ही सही जवाब हो जाएगा, यानी साक्षात्कार विधि से जो है यानी अध्ययनकर्ता बच्चों या माता पिता या अध्यापक से मिलकर विविध प्रश्न पूछता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश किस आयोग ने की थी? तो कंप्यूटर शिक्षा की जो सिफारिश है दोस्तों वह नई शिक्षा नीति के द्वारा की गई थी, और ये जो नई शिक्षा नीति है दोस्तों यह 1986 में आई थी फर्स्ट टाइम, और इसका संशोधन जो है आपका 1992 में किया गया था, और अभी जो अब नई शिक्षा नीति आई है वह 2020 में आई है।
तो इस जानकारी को भी आप निश्चित तौर पर याद रखिएगा, क्योंकि इससे भी जोड़ करके प्रश्न पूछा गया है और आगे भी जो है पूछे जाने की संभावना बनती है। तो कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश नई शिक्षा नीति के तहत की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा कि आपका स्थानांतरण ऐसे क्षेत्र में होता है जहाँ की भाषा आप समझ नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे। ये बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो गया दोस्तों एक टीचर के लिए, जो कि आप उस स्थान पर आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा जहाँ की भाषा आप समझ ही नहीं पा रहे, तो आप बच्चों को कैसे पढ़ाओगे, कैसे हैंडल करोगे। तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। तो स्थानांतरण का प्रयास करेंगे, तो ये तो डर के भागना हो गया दोस्तों, बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, हाँ ये कह सकते हैं कि जो होगा देखा जाएगा। भाषा सीखने का प्रयास करेंगे, तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है दोस्तों, सही लग रहा है, क्योंकि जब जॉब करना है और शिक्षक को तो बिल्कुल किसी चीज़ से घबराना नहीं चाहिए। जब आप शिक्षक बने हैं तो आपको हर चीज़ का सामना करने की क्षमता रखनी चाहिए। तो सिर्फ भाषा की प्रॉब्लम है, तो भाषा की प्रॉब्लम कैसे दूर कर सकते हैं, भाषा को सीख करके दूर कर सकते हैं। तो भाषा के सीखने का प्रयास करेंगे, तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि शिक्षण कार्य में दैनिक जीवन की घटनाओं का समावेश करने से यानी शिक्षण कार्य में दैनिक जीवन की घटनाओं का समावेश करने से क्या होता है। तो छात्र प्रसन्न रहते हैं, अध्यापक को ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता है, शिक्षण रुचिकर, सरल तथा उपयोगी बनता है, या कक्षा में शांति बनी रहती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा शिक्षण रुचिकर, सरल तथा उपयोगी बनता है। यानी कि दैनिक जीवन की घटनाओं को अगर जोड़ करके बच्चों को आप कोई भी चीज़ बताते हो, तो उसे वो चीज़ जो है यानी कि प्रैक्टिकल चीज़ को जोड़ करके बताने से वो चीज़ सही लगती है, उसे आसान लगती है, उसे रुचिकर लगती है, क्योंकि वह जो है उस चीज़ को जोड़ करके यानी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ करके उस घटना को जो है वह आसानी से समझ पाता है। तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा कि शिक्षण रुचिकर, सरल तथा उपयोगी बनता है अगर शिक्षण कार्य में दैनिक जीवन की घटनाओं को समावेश शिक्षक के द्वारा किया जाता है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि आजकल छोटे बच्चों पर पुस्तकों का बोझ अधिक होता है, इसके हानिकारक होने के संबंध में आपकी राय है। बिल्कुल सही है दोस्तों। बच्चों के बैग देखिए आप, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं उनके बैग इतने भारी होते हैं, उनके वज़न के आधे उनके बैग्स होते हैं, बुक और कॉपियाँ होती है। तो यह बिल्कुल गलत है। तो इसके बारे में राय देनी है कि छात्र प्रत्येक के अध्ययन नहीं कर सकते हैं, अधिक भार से मानसिक विकास अवरुद्ध होता है, अध्ययन के प्रति अरुचि उत्पन्न होती है, कंधे की हड्डी पर कुप्रभाव पड़ता है। तो इसका सही सबसे सटीक जवाब हो जाएगा दोस्तों अधिक भार से मानसिक विकास अवरुद्ध होता है, क्योंकि जो आपका जो बोझ है बच्चों को ज़्यादा दिखता है बुक्स के, कॉपियों के, तो वह क्या होता है उनके मानसिक विकास को अवरुद्ध करता है। बाकी ये सब भी कहीं ना कहीं कारण है इस यानी उस पुस्तकों के बोझ के अधिक होने का, किंतु यह जो है आपका बी ऑप्शन आपका इसका सबसे सटीक और सही जवाब हो जाएगा, यानी कि अधिक भार से मानसिक विकास जो है अवरुद्ध हो जाता है। तो यही बार बार मैं कह रही दोस्तों कि यहाँ जो है आपका इस सब्जेक्ट में ऑप्शंस के बीच जो है दूरी कम होती है, तो इस चीज़ को निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा। और इसी दूरी कम होने के कारण जो है स्टूडेंट्स गलती कराते हैं एग्ज़ाम्स में। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु, तो छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु क्या करना चाहिए शिक्षक को स्वयं श्रम करना चाहिए, भाषण देना चाहिए, छात्रों को अवसर देना चाहिए, या श्रमजीवी लोगों के उदाहरण देने चाहिए। तो इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कि छात्रों को अवसर
देना चाहिए। श्रमजीवी लोगों का उदाहरण भी आप दे सकते हैं। भाषण यानी कि आप उदाहरण के क्रम में भाषण तो दे ही रहे हैं, और शिक्षक स्वयं भी श्रम करके इन्हें प्रैक्टिकल रूप में भी वह दिखा सकता है। लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा अगर छात्रों को प्रैक्टिकल आप करने दें, और छात्रों को प्रैक्टिकल आप कब करने दोगे, जब उन्हें अवसर दोगे करने के लिए। तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी श्रम का महत्व जब वह प्रैक्टिकली खुद से करेंगे उस श्रम को, तभी वह उसके महत्व को समझ पाएंगे। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का दोस्तों। तो आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न क्या है। तो अंतिम प्रश्न है कि परीक्षा समीप आने पर पाठ्यक्रम पूरा ना होने की दशा में अध्यापक को करना चाहिए। तो जब आपका सिलेबस पूरा नहीं हो तो उस पीरियड में क्या करना चाहिए दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। तो वहाँ ऑप्शन देखते हैं हम लोग। छात्रों को स्वयं पाठ्यक्रम पूरा करने को कहेंगे, बिल्कुल गलत। कुछ चुनिंदा प्रश्न करवा देंगे, ये भी गलत है बिल्कुल। तो फिर तो उसका पाठ्यक्रम पूरा होगा ही नहीं कभी। घर बुलाकर पाठ्यक्रम पूरा करेंगे, ये भी थोड़ा सही लगता है इन दोनों के अकॉर्डिंग। फिर अतिरिक्त समय देकर पाठ्यक्रम पूरा करेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, अतिरिक्त समय देकर के जो है पाठ्यक्रम को पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो यही आपका इसका सबसे सही और सटीक जवाब है कि परीक्षा समीप आने पर अगर सिलेबस पूरा नहीं हो तो उन्हें जो है यानी बच्चों को जो है अतिरिक्त समय देंगे हम लोग उस सिलेबस को पूरा करने के लिए। तो इसका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों कैसे लगे ये टॉप 20 प्रश्न? अगर अच्छे लगे तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, और अब तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का देव स्टडीज़ से जुड़ने के लिए।